चलिए 2006 का है, सेक्शन 1 फिजिक्स। ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा। तो हम लोग जानते थे कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 है ना जी। ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर जाएंगे, ये सेंटर पे जाएंगे, तो यहाँ पर इफेक्टिव जी का मान, जी डैश का मान क्या होता है, 0 सेंटर पे। तो चूंकि यहाँ पे जी डैश का मान 0 होता है तो उसका वेट भी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी, मतलब डब्ल्यू डैश बराबर एम जी डैश हो जाएगा। तो एम मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। कितना हो जाएगा, आगे बढ़े। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी अनुदैर्ध्य तरंग का वेग आपको दिया गया है, मतलब v का वैल्यू कितना है बाबू, 20 मीटर कितना पर सेकेंड। क्लियर। दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी बताए थे कि अनुदैर्ध्य तरंग गति में किन्हीं दो लगातार संपीड़नों अथवा विरलनों के बीच की दूरी को एक तरंगदैर्ध्य कहते। तरंगदैर्ध्य का डेफिनेशन दिए थे ना। और अनुप्रस्थ तरंग गति में क्या बोले थे, हाँ, किन्हीं दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को एक तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पर दिया दो लगातार संपीड़नों के बीच की दूरी, तो यहाँ लेमडा एक तरह से दिया हुआ है, कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/10 क्या हो जाएगा, मीटर। तो कहता है आवृत्ति का मान क्या होगा, इसका मान आवृत्ति का n बराबर हो जाएगा v बटे कितना, लेमडा। v बटे लेमडा मतलब हो जाएगा 20 बटे 1/10, ये ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 200 hz ना बाबू, 200 hz। क्लियर। दीजिए फोन आ रहा है, थोड़ा सा बोल दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मिल जाएगा वीडियो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। आगे बढ़े, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा, यदि सरल लोलक को पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। सुनो, आवर्तकाल टी बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते कितना, 2 पाई अंडर रूट एल बटे कितना जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटे कितना जी। अब पहाड़ की चोटी पे ले जाएगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। अब जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिप्रोकल है ना जी। हम बोले थे कि ऊपर जाने पर, है ना, ऊपर जाने पर इफेक्टिव जी का मान क्या होता था, जी इंटू 1 माइनस 2h बटे कितना आर, यही होता था ऊपर जाने के कंडीशन में। तो इफेक्टिव जी का मान घटेगा, अगर जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पत्थर के एक टुकड़े को चोटी से गिराया गया, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगा। देखो बाबू, कहीं से इस पत्थर के टुकड़े को गिराओगे, मान लो है ना, यहां से एक पत्थर के टुकड़ा ए है, इसको गिराते हैं। गिराने का मतलब होता है u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आने कंडीशन में ए जी के बराबर होता है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 100 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पर h बराबर कितना दे रहा है, 100 मीटर। कितना दे रहा है, 100 मीटर। कहता चाल कहाँ होगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, ये ना। याद कीजिए हम फॉर्मूला पढ़े, वी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस कितना 2gh। अरे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यू का मान कितना हो गया, 0। तो बताओ यहाँ से वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस कितना 2gh। तो इससे अगर करोगे v बराबर क्या हो जाएगा, 2gh का कितना अंडर रूट, 2gh मतलब 2, g का मान कितना 9.8, g का मान 9.8, हाइट कितना है 100, इसका क्या हो जाएगा रूट। ये लगभग करोगे 1900 कितना जाएगा 60, 1960 का रूट करोगे 44 पॉइंट समथिंग आएगा 2 मीटर कितना पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इसका सोच लो कौन सा होगा, बी नंबर। 4 का कौन हुआ जी, करेक्ट आंसर बी। क्लियर है, हाइट दिखता है बड़ा अच्छा ना बोर्ड पर, एक्चुअल हो गया सीधे बोर्ड है, इसमें सीपीयू एक काम नहीं कर रहा है, खाली बोर्ड पे पढ़ाइए, है ना, बोर्ड लगल है, लेकिन उससे इस पे लिखने में ज्यादा मजा आता है। आगे बढ़े, कुछ नहीं था, बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2gh फॉर्मूला आपको लगाना था।
तो ये था क्वेश्चन थोड़ा आ जा रहा था, क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। अरे आगे अगला देखिए, करा क्या, निम्नलिखित में से किस समूह, कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा कौन सा समूह है ना सदिश राशियों का है, तो कौन होगा, वेग, त्वरण और क्या, बल। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी बाबू है वो वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण मतलब क्या, एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या दिया है, फोर्स। ये तीनों जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेग वेक्टर क्वांटिटी, त्वरण भी वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या, बल भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ए। बुक है ना आप लोगों के पास, चलिए बुक है तो आसान है। करा प्रतिरोध का एसआई मात्रक याद कीजिए, हाँ क्या होता था, याद कीजिए हम लोग पढ़ते थे V बराबर आई आर, ओम्स लॉ है ना। इससे हम लोग R बराबर कितना हो जाता है, V बटे आई, V बटे। अब इसका एसआई मात्रक हम लोग करते हैं, किसका, एसआई मात्रक। तो V का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट, और इसका क्या है, एम्पियर। ये वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम। याद रखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट ऑप्शन इज क्या, सी। तो बढ़िया मोबाइल से लाइव कर देते, भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, ट्राइपॉड है ये। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका कह रहा है, डायनेमो एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सब क्वेश्चन है ना, बोलने की अब जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, लिख लिया था ना, अच्छा लिखा था ना जी, अरे आगे चलिए। यदि पृथ्वी सिकुड़ कर आधा हो जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखवा रहा है, पृथ्वी सिकुड़ कर आधा हो जाए, मतलब सुनिए, जैसे कहने का मतलब हुआ, मान लो ये अर्थ है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ये मान लो m बीच में है, इसका रेडियस कितना है r, ये सिकुड़ कर आधा हो गया, मतलब ये सतह से कितना, ये मान लो ये ऐसे हो जाएगा आधा सिकुड़, तो पहले ये r था, अब क्या हो जाएगा r/2, r/2। तो कहता है क्या कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। याद कीजिए गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पढ़ाए थे, यहाँ पर g बराबर जीएम बटे कितना, r², जीएम बटे कितना, r²। अब सोचो अगर यहाँ पर r' का मान r/2 हो, r/2, तो g' का मान क्या होगा, g' का मान हो जाएगा कितना, gm बटे कितना, r' का स्क्वायर, r' का स्क्वायर मतलब हो गया कितना, gm अब बटे यहाँ पर हो जाएगा r/2 का कितना, स्क्वायर, सही है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर gm बटे कितना, r², तो हो जाएगा कितना, ये g के बराबर, मतलब 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 4 गुना। करेक्ट आंसर इज कितना, ए। g बराबर gm बटे r² पढ़ाए थे ना, g बराबर क्या पढ़ाए थे, gm बटे r²। तो सोच लिए g का मान, r' का मान अगर r/2 हो जाए तो g' का मान gm बटे r' का स्क्वायर, r' मतलब r/2 का स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इसी ध्वनि तरंग का कंपन का विस्तार किस पे निर्भर करता है, तरंग की लंबाई पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि किसी ध्वनि तरंग के कंपन का विस्तार किस पे निर्भर करता है, तरंग की लंबाई पर, किस पे करता है, तरंग की लंबाई पर। सी नंबर होगा। आगे बढ़े, क्या आया था ये सब क्वेश्चन ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, एक शीशे का वर्तनांक दिया हुआ है और हवा में प्रकाश का वेग इतना शीशे में, देखिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर म्यू ग्लास म्यू जी बराबर हो जाएगा सी बटे कितना ही जी। जी मतलब ग्लास में वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी का दिया हुआ है कितना 1.5 बराबर सी का वैल्यू कितना है दिया हुआ है सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे कितना भीजी। इसे कीजिएगा तो भीजी बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर कितना पर सेकेंड बटे 1.5 ये कटेगा कितना बार में 2 बार में। ये करेक्ट आंसर 2 गुने 10⁸ कितना 8 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना ए कितना हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। साधारण तुला किस सिद्धांत पे बल आघूर्ण सिद्धांत पहले भी आया था। सिंपल बैलेंस जो होता है साधारण तुला बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता टॉर्क पे बताए थे ना। नेट टॉर्क का मान 0 होता तभी तुला बैलेंस होता है। एक टॉर्क लगता है किधर क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु देखो यू का मान कितना दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर ठीक है ना। वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो बताओ ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अवतल दर्पण है अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है वस्तु की ओर ये निगेटिव होगा। सही बोल रहे हैं नहीं उधर बनता है वस्तु की ओर नहीं दर्पण के पीछे सॉरी दर्पण के पीछे आपतित किरण की दिशा में तो पॉजिटिव होगा। तो कह रहा इसका आवर्धन का मान क्या होगा। तो एम बराबर क्या पढ़ते हैं दर्पण के लिए -v बटे यू हो जाएगा माइनस कितना 90 बटे यू का मान कितना -30 मतलब कितना हो गया 3। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का बी 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना 13। 25 सेंटीमीटर फोकसांतल वाले उत्तल लेंस की क्षमता देखो रे भाई एफ का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एफ का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव पॉजिटिव क्यों उत्तल लेंस से बोले थे उत्तल शब्द सुन जाइएगा फोकस दूरी पॉजिटिव तो मीटर में बदलिएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 100 मतलब हो जाएगा 1 बटे कितना 4 मीटर। तो इसका बोला पावर तो पी बराबर होता है 1 बटे एफ लेकिन एफ क्या चीज में होना चाहिए मीटर में। ये 1 बटे 4 हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 4 डायोप्टर कितना डायोप्टर 4 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 13 का कितना हो गया बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रकाश का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। हवा में प्रकाश की गति पर। ऐसे ये मेन रूप से वेवलेंथ पे निर्भर करता है लेकिन वेवलेंथ तो है नहीं v बराबर एन लेमडा तो वेलोसिटी पर भी होगा है ना। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। 14 का करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़े देखा जी बढ़े आगे बोलो चलो। देखो 15 नंबर क्वेश्चन आपको मैं है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में करवाया था वही सेम चीज दिया है। एम द्रव्यमान का एक पिंड थीटा कोण वाले खुरदरे नत तल पर तल मतलब वह समतल पर नीचे की ओर फिसल रहा है। देखो एक्चुअली में ये ऐसे है ये मान लो ये है ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये थीटा एंगल है यहाँ पर ये थीटा एंगल। एम द्रव्यमान का कोई पिंड है ये एम द्रव्यमान का कोई पिंड है। एम द्रव्यमान का एक पिंड थीटा कोण वाले खुरदरे नत तल पर नीचे की ओर फिसल रहा है। चलिए नीचे इधर फिसल रहा है। यदि घर्षण गुणांक म्यू है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। सुनो सबसे पहले इसका एक फोर्स जो लगेगा ये लगेगा नीचे की ओर डाउनवर्ड जिसको बोलते हैं क्या लगेगा mg। इसका जो होगा नॉर्मल रिएक्शन जो काम करेगा इधर काम करेगा। तो आप इधर देखो इसका कंपोनेंट ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और इधर इसका इसी फोर्स का mg का वेट का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा mg sin। पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स चूंकि इसका सरफेस दिया म्यू तो फ्रिक्शन फोर्स सोचो पीछे की ओर अपोजिंग फोर्स क्या लगेगा एफ के फ्रिक्शन लगेगा क्या लगेगा एफ के जो कि म्यू के इंटू एन के बराबर होता था है ना।
अब देखिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम से पहला हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर 0। इधर की ओर पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इधर की ओर पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन इधर की ओर पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इधर की ओर एक्सेलरेशन दिया है, कितना दिया है ए। तो यहां पर हो जाएगा, इससे अगर करोगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एन बराबर कितना एम जी कॉस। अब देखो एक्सेलरेशन इधर है तो चूंकि यहां पर हो जाएगा कितना एम जी साइन थीटा माइनस कितना एफ के बराबर होता है एम ए, नेट फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। ये यहां पर हो गया कितना एम जी साइन थीटा, क्लियर, माइनस एफ के को हम लोग लिख सकते हैं कितना म्यू के इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू एन बराबर हो जाएगा कितना एम ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कीजिएगा, हो जाएगा कितना एम जी साइन थीटा है ना माइनस यहाँ पर म्यू के का वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा, म्यू के का मान दिया है, कितना दिया है म्यू के का मान क्या दिया म्यू, एन का मान हो जाएगा कितना एम जी कॉस थीटा बराबर कितना एम ए। यहां से देखो एम आप कॉमन ले लो तो यहाँ पर एम जी भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, माइनस कितना म्यू कॉस थीटा बराबर कितना एम ए। बताओ एम से एम क्या हो गया कैंसिल, एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्म आ गया ए बराबर जी इंटू साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा म्यू कितना कॉस थीटा, म्यू कितना कॉस थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 15 का सी नंबर, 15 का करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया सी। ये मैं आपको क्लास में करवाया था, बोले थे कि आता है ये एक्सेलरेशन का जनरल टर्म है। अब इसी में अगर सोच के चलिए कि अगर म्यू का मान 0 हो जाए मतलब सरफेस स्मूथ हो जाए तो ए का मान किसके बराबर होगा जी साइन थीटा। नर समतल पर एक्सेलरेशन आप लोग जानते भी होंगे कितना जी साइन थीटा। चलिए लिख लिए, लिखिए लिखिए जल्दी, सर्वर है दे रहा है तो मोबाइल ही लगा देते हैं है? हाँ कोई बात नहीं, फिर उसको डाल देंगे, हो गया। अरे आगे क्या नहीं लिख पाया, समझ में आया कि नहीं आया, एन बराबर एम जी कॉस थीटा हो गया, इस डायरेक्शन में पार्टिकल में किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है, हमने एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0। इधर एक्सेलरेशन का मान कितना है ए है, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बराबर कितना एम ए। आगे बढ़े, बोलो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर का गठन एक चलित कुंडली गैल्वेनोमीटर की मदद की व्यवस्था द्वारा कैसे संभव है। मतलब कहने का बोल रहा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। आपको बताए थे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अनंत होता है, मीटर का होता है कितना 0। तो इसके क्या करेंगे उच्च प्रतिरोध सहित क्या करेंगे पारस्पर संयोजन विधि है ना, कुछ गड़बड़ है। एक वोल्ट मीटर का गठन एक चलित कुंडली गैल्वेनोमीटर के मदद से व्यवस्था द्वारा संभव है। तो गैल्वेनोमीटर को आपको बदलना है वोल्ट मीटर में, तो गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, तो प्रतिरोध बढ़ाने सी होगा उच्च प्रतिरोध सहित श्रेणी क्रम में संयोजन होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी उसका रेसिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा कम जाएगा।
और रेसिस्टेंस कमता कम किसमें होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में नहीं होता। करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 का दिया है क्या? निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता, पहले भी पढ़े थे, गामा किरण, गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। कल भी आयरन क्षमता किसका ज्यादा? अल्फा किरण का। देखो यहां लिखा है आलोक, आलोक का मतलब हो गया यहाँ पे प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आलोक होता है ना जी। पहले तो हम भी इस क्वेश्चन को देखकर लगाए आलोक व्यक्ति का नाम है क्या, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आलोक जल से परावर्तित होकर कांच में प्रवेश करता है। कोई व्यक्ति कैसे जल से रिफ्लेक्ट होकर कांच में रहेगा? वो प्रकाश है, लाइट। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आलोक। आलोक जल से परिवर्तित होकर कांच में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से आलोक का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति। बताए थे ना, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, वेवलेंथ चेंज करेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, ये बता चुके हैं। चलिए करा धारा का मान क्या होगा? तो सब तो श्रेणी क्रम में है नहीं जी। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो? ये आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये है कितना? R1 3 गो है, R1 प्लस R2 प्लस कितना? R3। R1 का मान कितना है? 3 ओम है, और प्लस कितना? 4 ओम है, और प्लस कितना? 2 ओम है। तो 4 3 7 2 कितना हो गया? 9 ओम। और कहता है V का मान भी कितना है? 9 वोल्ट। तो I का मान पूछ रहा था, I बराबर V बटे R, R इक्विवेलेंट। तो V बटे यहाँ पर 9 बटे 9 कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। डी नंबर 19 का डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। हो गया ना 19? आगे बढ़े। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि चुंबकीय विस्मत रेखा पे नमन कोण का मान 0 डिग्री। बताए थे रे, विस्मत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, और ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 21 नंबर खड़ा, एक बल्ब 5 मिनट में 10 एम्पियर की धारा, तो बताइए Q बराबर क्या पर है? IT। Q बराबर IT। I का मान बोलिए 10 एम्पियर, और 5 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 कूलम। 3000 कूलम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी। करेक्ट आंसर 21 का कितना? क्लियर है? Q बराबर IT होता है ना, 10 एम्पियर धारा था, 5 मिनट था, 5 मिनट मतलब 5 गुने कितना? 60। हो जाएगा कितना? 3000 कूलम। चलिए आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कल भी आया था, बंदूक की रिकॉल वेलोसिटी। नहीं आया था? याद है? अरे आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंदूक का रिकॉल वेलोसिटी याद कीजिए। बंदूक का रिकॉल वेलोसिटी जो होगा, पढ़ाए थे आपको, रिकॉल वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन V बराबर कैपिटल V बराबर स्मॉल एम बी बटे कैपिटल M। ये पढ़ाए थे ना, स्मॉल एम बी, एम का मान कितना है? 40 ग्राम का बुलेट है, उसको केजी में बदलिए 1000 हो जाएगा। और वेलोसिटी कितना रे? 120 मीटर पर सेकेंड, अब बटे कितना? 40 केजी। तो 40 से 40 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना? ये जीरो कैंसिल, हो जाएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड। रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब हो गया बंदूक का प्रतिक्षेपित वेग। बंदूक दुर्गुकार होता है ना, बंदूक का प्रतिक्षेपित, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिक्षेपित वेग, या पीछे की ओर वेग। तो करेक्ट आंसर 22 का कौन हो जाएगा? बी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इस पर तो फास्ट हो रहा है लगता है? क्वेश्चन हल्का है। किसी तार से प्रवाहित धारा के कारण तार के किसी दूरी पर चुंबकीय बल क्षेत्र समानुपाती होता है। तार में प्रवाहित धारा का
चुंबकीय बल क्षेत्र बताए थे, याद करो। F बराबर क्या होता है, IBL sin थीटा, पढ़ाए थे। तो क्या हो जाएगा, तार से प्रवाहित किसके, धारा के। चुंबकीय बल क्षेत्र बोल रहा है ना, यही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। अगला देखिए 24। हाँ, 2.4 मीटर लंबा एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना। दर्पण की न्यूनतम लंबाई h/2 बताए थे। इसका थ्योरी यही है, देखो h ऊंचाई, जिसको लिखना है लिख लो। h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की क्या बाबू, न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा, h/2। अगर तुम सुन लो, अगर तुम मान लिया जाए 6 फीट का हो, तो समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब है ना, तो कितना होना चाहिए, 3 फीट। 3 फीट से कम का अगर मिरर रहेगा तो आप कोनो पोजीशन पर क्यों ना चल जाइए, आपका पूरा इमेज नहीं दिखे। तो 3 फीट का लगभग मिरर लिया जाता है। देखता है गोदरेज में जो भी मिरर आता है या ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर आता है वो 3 फीट का लगभग रहता है, ताकि 6 फीट से ज्यादा व्यक्ति लगभग अब होता नहीं है, उसका पूरा इमेज दिखे। h/2 इसमें बोल रहा 2.4 मीटर लंबा है, तो उसका आधा कितना होगा, 1.2। तो अब इसका कितना हो गया, b। तो अब इसका याद रहेगा ना ये कॉन्सेप्ट। h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की मिनिमम ऊंचाई कितना होना चाहिए, h/2। आगे बढ़े, चलिए 25 नंबर देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये फिर आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठोस पदार्थों के उपयोग कर थर्मामीटर नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रति डिग्री ताप परिवर्तन में ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए, बराबर द्रव्यमान का 2 पिन H और 4H ऊंचाई पर रखा गया। स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पोटेंशियल एनर्जी Pe1 बटे पोटेंशियल एनर्जी Pe2 क्या होगा, M1G(H1) बटे M2G कितना, H2। M1 M2 बराबर है, G से G कैंसिल हो गया, H1 बटे H2, H1 का मान H और H2 का मान 4H, तो S से H कैंसिल हो गया, 1/4 मतलब 1:4। करेक्ट आंसर इज डी नंबर। 26 का क्या, चलिए 27 देखिए। क्या बाबू, 27 ठीक नहीं, ज्यादा मोटा हो जाता। चलिए ये हीट से फिर क्वेश्चन आ गया, 10 ग्राम बर्फ को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री जलवाष्प तक लाने में कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, बताए थे इसका स्टेप। देखो 10 ग्राम आइस है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ये 10 ग्राम क्या है, आइस। ये 10 ग्राम क्या है रे बाबू, आइस है ना। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, बोलना भाई, -10, जीरो पे दिख रहा है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 10 ग्राम आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से जलवाष्प तक परिवर्तित करना है। कहां परिवर्तित करना है, जलवाष्प तक। तो कहता क्या, आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होगी, जबकि दिया है बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा या बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम और वाष्प की कितना 540। सुनिए, आइस है कितना पर, -10 पर, इसको हीट मिलेगा, क्या होगा, पिघलेगा। कितना पर पिघलता है, 0 पर। ऐसा नहीं कि हीट मिलेगा ही पिघले लगेगा, सबसे पहले ये अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा, अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ये 10 ग्राम ऐसे होगा, अभी नहीं पिघला है, ये टेम्परेचर को बढ़ा के कितना करेगा, 0 डिग्री, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पिघलता है कि -10 पे पिघलता है, 0 पर। तो पहले अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। मैं बोला था कि जब अवस्था सेम रहेगा, और ये क्या होगा, ताप में अंतर, तो फॉर्मूला क्या लगाते, Q बराबर ms डेल्टा टी। Q बराबर ms डेल्टा टी। M का मान 10, S का मान आइस के लिए बताए थे 1/2 होता है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10। इसको कैलकुलेशन करोगे 50 कैलोरी हीट लगा,
कितना कैलोरी, 50 कैलोरी। अब अगर इसको हीट देंगे तो कहेगा रुको, हम अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, पहले हम अवस्था चेंज करेंगे। ये 10 ग्राम आइस से किस में आएगा, वाटर में। आइस से किस में, वाटर। टेम्परेचर देखो सेम है, अवस्था में परिवर्तन Q बराबर ml, m यहाँ पर है 10 और लेटेंट हीट आइस का 80, तो 800 कैलोरी हीट लग जाएगा इसको मेल्ट होने। फिर हीट देंगे तो अब ये क्या करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ये 10 ग्राम ये वाटर रहेगा, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, टेम्परेचर बढ़ा के कितना चल जाएगा, 100। यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी होगा, ms डेल्टा टी। m का मान 10, s का मान 1 होगा, वाटर के कंडीशन में 1 होता है ना। वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री। आइस का आधा होता है, इससे कैलकुलेशन क्या, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100, डेल्टा टी 100 कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी। कितना कैलोरी, 1000। अब अगर इसको हीट मिलेगा तब अब ये क्या हो जाएगा भाई, अब ये क्या होगा, 10 ग्राम आइस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। किसमें, वेपर में। टेम्परेचर वही रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, अवस्था में परिवर्तन, तो Q बराबर ml, Q बराबर ml। मास कितना है 10, लेटेंट हीट 540, टोटल हो जाएगा 5400। टोटल कितना, 5400। अरे आवश्यक उष्मा पूछा था, टोटल हीट है ना, रिक्वायर्ड हीट, रिक्वायर्ड मतलब हुआ आवश्यक, रिक्वायर्ड हीट आवश्यक उष्मा, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, 50 कैलोरी ये हो गया, प्लस 800 प्लस 1000 और प्लस कितना रे, 5400। जोड़ो सबको, 5400 और 800 कितना होता है, 6200, 1000, ये 7250 कैलोरी टोटल हीट लगेगा। एक स्टेप भी बीच में छोड़ दिया तो क्वेश्चन गड़बड़ आ गया। समझ में आया। और इससे लंबा चेन आपको नहीं मिलेगा, वास्तव में ज्यादा कुछ में होगा, -10 डिग्री से कम नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी। बहुत मेहनत से इसको बनाए, समझा सब लोग की नहीं समझा। अच्छा लिख लो, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक, लिख लो एक बार, चैन बता देते हैं आपको कैसे कैसे क्या हुआ है। एक भी यहां पर छूटेगा आपका तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको समझना है। और दोनों काम में एक ही काम एक बार में होगा। अगर ताप अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर में अगर डिफरेंस होगा तो अवस्था सेम रहेगा, अवस्था परिवर्तन करेगा तो ताप नियत रहेगा। पढ़ाए थे, किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के समय उस वस्तु का ताप क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जब ताप में परिवर्तन होता है तो अवस्था कांस्टेंट रहता है। दोनों एक बार नहीं होगा कि अवस्था भी चेंज करेगा और ताप में भी परिवर्तन होगा, ऐसा बात नहीं। क्वेश्चन है, बहुत लंबा सीरीज, ये बताए थे हीट में आपको, क्या नहीं बताए थे, और इससे लंबा सीरीज आएगा भी नहीं आपको। देख लो, इसमें टाइम देते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। रिक्वायर्ड हीट मतलब हो गया आवश्यक उष्मा। क्या हो गया, आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा। देखने में कोई दिक्कत नहीं होता, दूर से स्टेबिलिटी इसका तगड़ा है। फिक्सल है, क्या बोलता है, फिक्सल मतलब समझता क्या होता है? क्या पता, खाली बोलता है पिक्सल। चलो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, मैं एक बार और मैं आपको इसको बता देता हूं, टाइम लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम आइस था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम आइस था, उसको
जल वाष्प में परिवर्तित करना था, वेपर में, उसके लिए कितना उष्मा चाहिए? तो सबसे पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम आइस था, उसको हीट किए। तो ऐसा नहीं कि वो आइस पिघलने लगेगा, आइस पिघलता है कितना पर? 0 पर। तो सबसे पहले ये अपना टेम्परेचर को -10 से बढ़ा के क्या करेगा? 0 करेगा। उसके लिए कितना उष्मा चाहिए? Q बराबर ms डेल्टा टी। जहां भी अवस्था सेम रहे और ताप में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर ms डेल्टा टी, मैं लिखाया भी था। अब अगर इसको हीट मिला तो ये आइस कहेगा नहीं, हम अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, पहले अवस्था को चेंज करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्या करता है? मेल्ट करता है। तो ये क्या करेगा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखो सेम है, अवस्था आइस से क्या हो गया? वाटर। तो वहां पर लगाएंगे Q बराबर ml। जहां अवस्था परिवर्तन होगा Q बराबर ml, जहां ताप में परिवर्तन होगा Q बराबर ms डेल्टा टी। यही तो है। फिर आगे वही किया, तो 800 कैलोरी हीट लग गया आइस को मेल्ट होने में, मेल्ट होके वाटर में आ गया। अब इसको हीट मिलेगा तो ये अपना टेम्परेचर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। टेम्परेचर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये बढ़ा के टेम्परेचर कितना किया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अवस्था अभी भी वाटर है, ऐसा नहीं कि वेपर में चल जाएगा तुरंत। तो Q बराबर ms डेल्टा टी। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्वथनांक है, मालूम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या करेगा? अब जब हीट मिलेगा तो ये अपना क्या करेगा? टेम्परेचर सेम रखेगा, अवस्था को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। अवस्था को क्या करेगा? परिवर्तित। अवस्था परिवर्तित करेगा तो Q बराबर क्या? ml। ये वाटर से किस में आएगा? वेपर में। तो ml लेटेंट हीट 540, टोटल हीट सबको जोड़ दिए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 28। हमारी अपनी आकाश गंगा दी मिल्की वे का आकार कैसा है? सर्पिल है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? चलिए, एक ही पदार्थ के दो तार हैं, एक ही पदार्थ के दो तार है, मतलब दोनों की रेसिस्टिविटी क्या है? सेम है। पहले की लंबाई दूसरे की अपेक्षा 4 गुनी है, मतलब L1 जो है 4L2 के बराबर है। पहले की अपेक्षा कितना है? 4 गुनी, 4L2। जबकि पहले तार का अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, त्रिज्या दूसरे का कितना है? दुगना है। दूसरे का कितना है? दुगना है। त्रिज्या दुगना है। तो बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कितना होगा? 4 गुना। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? 4 गुना। कहता दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात बताओ, पढ़ाए थे फॉर्मूला, ये R1 बटे कितना? R2। R बराबर क्या था? रो L1 अब बटे कितना? A1 बटे रो L2 अब बटे कितना? A2। रो दोनों का सेम है, क्यों? रो दोनों का सेम क्यों है रे? एक ही पदार्थ के तार है। रो से रो क्या हो गया? कैंसिल। यहां पर क्या हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा L1 अब बटे कितना? A1 मल्टीप्लाई A2 अब बटे कितना? L2। अब मान रख दो सबका। L1 का मान तो ठीक है, A2 का A1 है, A2 का मान कितना है? सॉरी A1 का मान, L1 A1 दोनों का मान ली, L1 A1 है ना, L1 A1 दोनों का मान। L1 का मान कितना है? 4L2। A2 का मान A1 का मान कितना है? 4A2 अब मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना? A2 अब बटे कितना? L2। बोता ये 4 से 4 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, A2 से A2, क्या बच गया? 1 बटे 1, मतलब A का अनुपात कितना? A। करेक्ट आंसर इज A। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? A। R बराबर पढ़े थे ना जी, R बराबर क्या पढ़े थे? रो L अब बटे कितना? A। रो L बटे क्लियर है? ऐसे भी सिंपल सी बात है, लंबाई को 4 गुना करेगा तो रेसिस्टेंस जो होगा 4 गुना होगा, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना होगा तो रेसिस्टेंस चौथाई हो जाएगा। 4 गुना गुने चौथाई तो कितना हो गया? 1, 1:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तो सब लोगों को आता होगा, क्या पढ़ाए थे ना? हवा के बुलबुले का पानी के अंदर चमकते नजर आना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित घटनाएं बोले थे, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, हीरे का चमकना, हाँ, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, हवा के बुलबुले का चमकीला दिखाई देना, ये सब पढ़ाए थे आपको। तो चलिए अब सेक्शन 2 पे आते हैं, केमिस्ट्री। अरे आगे सेक्शन 2
लिख लिया सब लोग? चलिए अब सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रिएक्शन टाइम कुछ नहीं लगता, लेकिन लिखते तो कुछ देर के बाद उगता है ना। रिएक्शन टाइम इसका ठीक बोर्ड का। 31 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत संयोगी बंधन बनाता है? तो NaCl होगा। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड जब भी बनता था मेटल नॉन मेटल के बीच बनता था। देखो ऑप्शन ए में दिया आपको CH3Cl, CH3Cl। ऑप्शन बी देखो दिया है NaCl। ऑप्शन सी दिया है आपको CH2 और ऑप्शन डी दिया है आपको कितना, Cl2। मेटल और नॉन मेटल के बीच निम्न आयनिक बॉन्ड बनता है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहिए या आयनिक बॉन्ड बोलिए, हिंदी में बोलते हैं इसको आयनिक बंधन। आयनिक बंधन बोलिए या विद्युत संयोजक बंधन। क्या बाबू? विद्युत संयोजक बंधन, विद्युत संयोजक बंधन, ठीक है ना, यही होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 31 का बी। 32 नंबर, आवर्त सारणी के सभी आवर्त के अंत में एक निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस होता है। कौन सा गैस बोले थे? एनी कभी कभी छोड़ देता है, गड़बड़ा रहा। तो लोहे में कार्बन की मात्रा घटने से इसकी कठोरता क्या होगी? बढ़ती है। लगता है बहुत देर से आवाज नहीं आ रहा था क्या है? अच्छा चलिए कोई बात। तो यहाँ पर आपको याद कीजिए, बताए थे ढलवा लोहा, याद है? ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ढलवा लोहा में कार्बन कितना था रे? 2 से कितना, 5%, है ना याद? उसके बाद क्या था? पिटवा लोहा, इसको क्या बोले थे? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन कितना था? 0.1 से 0.25%, सही बोला। और एक था इस्पात, एक क्या था? इस्पात। तो इस्पात में करेगा, इसमें कार्बन कितना था? 0.1 से लेके 1.5%।
तो बोलता है कि इसकी कठोरता क्या होती है, बढ़ती जाती है, इसकी कठोरता बढ़ती जाती है। लोहे में कार्बन की मात्रा घटने से इसकी कठोरता बढ़ती, सही बात। जबकि इस्पात में लेकिन उल्टा होता है। लोहा में बात बोला है, इस्पात भी 3 प्रकार के, मृदुल इस्पात, मध्यम इस्पात, कठोर इस्पात। कठोर इस्पात में ज्यादा कार्बन होता है, लेकिन लोहा की बात बोला है। लोहा में कार्बन की मात्रा देखो घट रहा है, कार्बन की मात्रा घट रहा है, तो कठोरता इसका, इस्पात की कठोरता ज्यादा होता है। कौन सा ऑप्शन, बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का कौन सा प्रूफ सबसे शुद्ध कार्बन होता है, हीरा। पढ़ाए थे ना, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा क्या, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर a माइनस कितना होता है, z। 23 माइनस कितना 11, कितना होता है 12। करेक्ट आंसर कौन सा, सी। करेक्ट आंसर कौन सा, सी। क्लियर, आगे बढ़े, चलो लिख लिया था ना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्या, एक निर्जल पदार्थ का अनुभार 64 है, क्रिस्टलीय अवस्था में अनुभार कितना है, 100 है। क्रिस्टलीय पदार्थ के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या क्या है, बहुत आसान है। देखो निर्जल पदार्थ का 64 है, क्रिस्टलीय अवस्था में 100 है, तो जल का अनुभार निकलेगा, जल का अनुभार निकल जाएगा। अणुओं की संख्या, सीधे जल का भार लिखिए, अनुभार नहीं, जल का भार। जल का भार सोचिए कितना हो जाएगा, जल का भार 100 में से निर्जल को घटा दीजिए 64, कितना हो जाएगा 36 ग्राम ना जी। तो जल में अणुओं की संख्या बताइए, एक मॉलिक्यूल्स का भार कितना होता है 18 ग्राम। नंबर ऑफ क्या बोल रहा है, मोल्स, अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जल के अणुओं की संख्या। तो गिवन वेट अब बटे एक अणु का वेट कितना होता है 18 ग्राम, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन, बी। कौन सा ऑप्शन, बी। 38 देखिए, प्रबल अम्ल वह है, प्रबल अम्ल किसको बोले थे, जो जल में 100% आयनित होता है, बोले थे। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, ये जल में, इसका वाटर में अगर है ना, इसको डिजोल्व किया जाए तो ये H+ आयन और Cl- आयन देता है 100% टूटकर, है ना। तो प्रबल अम्ल वह है जो जल में अधिक आयनित होता है। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल लिखाए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस एसिड, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बताए थे वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको प्रबल अम्ल बोले थे। आज तीनों को प्रबल अम्ल है, HCl, H2SO4, HNO3। नीचे दिए गए समीकरणों में ऑक्सीकारक चुनना है, बहुत आसान, देखो समझो। ये है MnO2 प्लस MnO2 प्लस 4HCl, रिएक्शन करके यहां पर देता है क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस कितना Cl2, ये देता है। अतः ऑक्सीकारक प्लस होगा, वहां पे छूट गया है। ऑक्सीकारक चुनिए, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब रिएक्शन में जिसका अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। पढ़ाए थे, रिएक्शन में जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक की तरह। अब अवकरण किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बोलो तुम्हें। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4 होगा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, कैसे, ऑक्सीजन का समान अवस्था में कितना होता है, ऑक्सीजन का समान अवस्था में कितना होता है, -2 होता है। तो इसका +4 हो गया। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2। अब बताओ यहाँ पर ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घटा है। घटा है तो मतलब क्या होगा, अवकरण। घटा है तो क्या होगा, अवकरण। इसका स्वयं अवकरण होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, OA की तरह। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। यहाँ पर MnO2 होगा। जबकि देखो
अगर मैं इसकी बात करूंगा, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ा है, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। जब इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ये स्वयं काम करेगा कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट का, मतलब किसका, अवकारक का। किसका काम करेगा, अवकारक का। रेड नहीं दिखता क्या, है रेड नहीं दिखता है, अच्छा आपसे ना लिखेंगे। तो 39 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 39 का कौन हो जाएगा, बी नंबर। इधर समझिए, रिएक्शन में अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होगा वे स्वयं अवकारक की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका अवकरण होगा स्वयं ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सवाल है ऑक्सीकरण किसका होगा, अवकरण किसका होगा। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीकरण, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसका अवकरण। क्लियर, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 40 करा, मोटर गाड़ी में कौन सा सेल, लेक्लांची सेल। 40 का ये हो जाएगा कितना, डी। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मोटर गाड़ी में कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है, लेक्लांची सेल। चलिए आगे बढ़े, दिखा रहे। चलो 41 नंबर क्वेश्चन, फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ताप और दाब बताए थे, याद करो। R1 बटे R2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बोल रहा है, क्योंकि R1 बटे R2 बराबर होता है M2 बटे M1। कितना बार ना जाने ये क्वेश्चन आएगा, यही होता है ना। तो बताओ, R हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन है, पहले क्या है, ऑक्सीजन है, पहले क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसलिए यहाँ पे R ऑक्सीजन अब बटे R हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा मोलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का बटे मोलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का रूट। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 बटे कितना, 32। ये हो जाएगा कितना, 1/16। 1/16 मतलब 1/4, 1 अनुपात कितना, 4। करेक्ट आंसर इज क्या, ए। 42 नंबर, प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए 82 का क्वेश्चन है, देख लो क्या है। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए 82 का क्वेश्चन है, 1982 में करवाए थे, है ना। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के मिश्रण को सांद्र अम्ल के साथ गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सा अम्ल, रिएक्शन भी इसका लिखाए थे 4NaCl प्लस MnO2 की अभिक्रिया करवाते किससे, H2SO4 से, H2SO4 से। ये रिएक्शन करके देता है क्या, देता है MnCl2 देता है, और प्लस क्या देता है 4NaHSO4, और प्लस क्या देता है क्लोरीन गैस Cl2। बताया गया था 1982 सेट का क्वेश्चन है, आपको याद रहे ना रहे, मुझे याद रहता है। 42 का क्या हो जाएगा, सी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण वायु अंगार गैस, कल भी आया था, याद है ना, CO+N2, इसको क्या बोलते हैं, वायु अंगार गैस, तो बोलते हैं वायु अंगार गैस, या इसी का नाम है प्रोड्यूसर गैस। कौन सा गैस, प्रोड्यूसर गैस। और अगर बाबू राजा CO+H2, कल आया था ये क्वेश्चन, इसको बोलते हैं भाप अंगार गैस। क्या बोलते हैं, भाप अंगार गैस। और इसी का नाम होता है क्या, वाटर गैस। का नाम क्या होता है, वाटर या जल गैस। चलिए आगे बढ़े, हो गया। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 44 नंबर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सबसे ज्यादा, यूरेनियम पढ़ाए थे, यूरेनियम के 2 समस्थानिक 92 और 235। 92 और 200 कितना होता है रे,
92 और 235 होता है ना। यूरेनियम का 200 135 और दूसरा होता है यूरेनियम 92 और 200 कितना 38। मैं आपको पढ़ाया था एक दिन पूरा इसके बारे में। ये होता है अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है, और ये क्या होता है अस्थाई होता है। ये मात्र प्रकृति में 0.07%, बाकी ये बच गया 99.93% ये पाया जाता है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है यूरेनियम 238, लेकिन नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 238 नहीं। जिसकी जरूरत है वो प्रकृति में कम है, ये बात को समझिएगा। हेमेटाइट नामक एस किस धातु के निष्कर्षण के लिए, कौन सा, लोहा, पढ़ा है ना। हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला बोलो, Fe2O3 क्या होता है। चलिए 46 फिर आ गया, रबर के बालकनीकरण में किस धातु, गंधक, पढ़ा है ना। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर में गंधक को मिलाकर गर्म करके उसका वाल्कनीकरण किया जाता है। वही पूछा है कि रबर के वाल्कनीकरण की क्रिया किस अधातु के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, गंधक के द्वारा, सल्फर के द्वारा। चलिए फिर आ गया आपको करा अल्केन श्रेणी का, हाँ अल्केन श्रेणी ANE जहां भी रहे तो CnH2n प्लस कितना 2, अगर अल्कीन रहे ALKENE तो हो गया कितना CnH2n, कितना बार ही लिखे होंगे। और अगर अल्काइन रहेगा, क्या रहेगा, अल्काइन रहेगा, क्या रहेगा, अल्काइन। अगर अल्काइन रहेगा हो जाएगा CnH2n और माइनस कितना 2। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है, सीखता है, रोजिन और गिल्सॉल पढ़ाए थे है ना, कि हजामत बनाने वाले साबुन अधिक झाग उत्पन्न करता है और वो उत्पन्न झाग जल्दी सूखता नहीं है, किसके कारण, रोजिन और गिल्सरॉल के कारण। रोजिन के कारण अत्यधिक झाग उत्पन्न करता है और गिल्सरॉल उत्पन्न झाग को सूखने नहीं देता है। प्रोपेनोइक अम्ल कौन हो जाएगा, सी, है ना जी। ये बोल रहा प्रोपेनोइक, क्या बाबू, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला ये देखिए, यही प्रोपेन, यहां पर हो जाएगा कितना CH3 CH2 और COOH। अगर ये इतना रहता था, याद है, CH3 COOH, इसको एसेटिक अम्ल कहते थे। इसका नाम क्या था, एसेटिक अम्ल, भूल गया, एसिटिक अम्ल, जैसे भी हो, हाँ एसेटिक एसिड। यही रहता था HCOOH, इसको क्या बोलते थे, फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम होता था फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहिए या मिथेनोइक अम्ल। ये मिथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। आपसे पूछा था प्रोपेनोइक अम्ल कौन सा है, क्लियर हो गया। ये एसेटिक अम्ल है, इसको इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसेटिक अम्ल तो है कॉमन नाम है, फॉर्मिक अम्ल है तो हम लोग मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक ऐसे चलता है ना सीरीज। आगे बढ़े, जल्दी करो, लिख लिया, नहीं लिखा, बोलो जल्दी, लिख लिया। लिख लिया, मिटाते जाएंगे, बाकी फिर क्या पूरा कट जाता है? बड़ा भी होता है मिटा। अच्छा कोई बात, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम ईथर का क्वथनांक सीमा 40 से कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए, प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, याद करो, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की अभिक्रिया अगर जल से करवाते हैं तो क्या मिलता है, C2H2 एसिटिलीन मिलता है और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये जो होता है CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही है। ये कौन सा है? एसिटिलीन। क्या है बाबू? एसिटिलीन गैस। इसी को फलों को, कच्चे फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। चलिए 52 नंबर, कौन सा यौगिक थायोफिन के सूत्र को दर्शाता है? तो जो थायोल श्रेणी का होगा C4H4 क्या? S। ये तो सी नंबर हो गया। 53 देखिए, 20 लीटर केसीएल के जलीय विलयन में इतना ग्राम केसीएल घुला है, इस विलयन की मोलारिटी याद कीजिए। मोलारिटी बराबर, मोलारिटी याद है, मोलारिटी M बराबर, हाँ बताया थे W मल्टीप्लाई 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई भी होना चाहिए क्या चीज में? ml में। चलिए कोई बात नहीं, गिवन वेट दिया हुआ है 298 मल्टीप्लाई 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट NS KCl का, KCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बताओ? पोटेशियम का हो जाता है कितना? 39, क्लोरीन का 35.5, 39 और 35.5, 39 और 35.5, 0.5 नोट 4, ये 74.5 आएगा, 74.5, ये 74.5 हो गया। अब 20 लीटर है, ml में बदलने के लिए 1000, 1000 एक साथ गया, एक शून्य इससे भी कट जाएगा, कैलकुलेशन कर लो कितना आता है? 0.2 लगभग आएगा, 0.2 m आएगा। अगर लीटर में मान रखता तो 1000 ऊपर नहीं गुना करता, है ना? मोलारिटी बराबर यही होता है, W मल्टीप्लाई 1000 बटे मोलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई ही, लेकिन ml में होना चाहिए, यहाँ लीटर में दे दिया है, तो ml में बदलने के लिए 1000 से क्या किए? गुना कर दिए, है ना? आगे बढ़े, आपो जल्दी। आज 15 तारीख है, हार्ट बीट बढ़ रहा है क्या? पेशेंस रखिए, सब क्वेश्चन सही रहे। अपने आप को सोचिए कि हम टॉप कर रहे हैं, है ना? चलो आगे बढ़े। एक बात आपको मानना पड़ेगा, मन का विश्वास सबसे बड़ा चीज होती है। कोई इंसान मन से जीतता और मन से हारता है, और अगर आप ये पहले ही सोच लीजिएगा कि हम हार गए, तो आप जीते हुए भी चीजों को हार जाइएगा। और अगर हारे हुए हैं फिर भी मन में ये विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, हो सकता है आप जीत जाइए। बात समझ रहे ना? ये ताली बात बुर्बक शायर है रे। एक बात कह रहा हूं, सही बात बोलता है। आप लेकिन आप जीवन में भी कभी फील किए होंगे, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, अपने आप में दिमाग में मेरा तबीयत खराब है, पेट पर एकदम रेस्ट एकदम कर रहे हैं, पटा गए, कोई पूछा तबीयत खराब है, खाना कान खा रहे हो, तबीयत खराब है, एकदम लग रहा है, और तबीयत खराब हो जाए। तबीयत थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिनों से हमारा आवाज सही से नहीं निकलता है, माथा में एकदम दर्द रहता है, बोलते हैं ना माथा दर्द करता है, पता नहीं लगता सर्दी ढंग से ठीक ही नहीं हुआ है। इन क्या करें, रेस्ट नहीं मिल रहा है, पूरा काम हो जाता है, दिन भर क्लास होता है, बोलते रहना हमेशा होता है। घर पे जाते तो हम बोलबे न करते, है ना? मैडम बोलती है कि काहे बोलते हैं, खाली बोले लगी पैसा चाहिए, बोलेंगे तब ये पैसा लेंगे तब बोलेंगे, ऐसा ना बोलेंगे। इतना ना बोल लेते क्लासरूम में कि बोले कि फिर इच्छा नहीं करता है, लगता है कि मुंह एकदम शांत रहे, है ना? तो ये स्थिति हो जाती है, लेकिन फिर भी क्लास ले रहे हैं। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा आपको। आगे बढ़िए, 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है?
बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ, H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है रे? 0.01 m। इसी को लिख सकते हैं 10 के पावर -2 m, 10 के पावर -2 m लिख सकते हैं ना। आगे देखो क्या हो गया, 10 के पावर है ना। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, याद कीजिए, पढ़े होंगे। H+ आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई OH- आयन का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁻14। अरे इसको आप कीजिएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना होता है 10⁻⁻2 गुने OH- आयन, OH- आयन बराबर कितना 10⁻⁻14। अगर इससे कीजिएगा OH- आयन का कंसंट्रेशन तो 10⁻⁻14 बटे 10⁻2 मतलब 10 कितना -12 m। करेक्ट आंसर इज क्या, बी। इसीलिए पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है 14 होता है। स्टूडेंट ऑफलाइन वाला बोलता है कि सर हमरा परमिशन दे दीजिए एप्स में, हमारे मैडम बोलती है कि एप्स में हमरा परमिशन दे दीजिए, तो ओकरा तो देवे न करते हैं, कहते तोरो 500 रुपया लगेगा बैच को परचेज करो। तो कभी कभी वीडियो नहीं ना चलता है जैसे यूट्यूब पर, तो मतलब देखने का होता है कि क्लास चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मतलब एप्स में दे दीजिए, ना 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 वो मिलवे ना करेगा परमिशन। अब तू ही लोग खोजता है ऑफलाइन वाला की परमिशन। आज एगो लड़का बोल रहा था कि एप्स में हमरा परमिशन दे दीजिए। ऑनलाइन चीज ऑनलाइन है उसका, है ना, इधर मत कीजिए। बिलियन में विलय के अणुओं का आकार पढ़ाए थे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। कोलाइड में पढ़ाए थे, कोलाइड और एक वास्तविक बिलियन और क्या निलंबन, सभी में बिलियन में विलय के कणों का आकार पढ़ाए थे ना। तो वास्तविक बिलियन यही है, वास्तविक बिलियन में विलय के अणुओं का आकार कितना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। किसी पदार्थ का क्रांतिक तापक्रम हुआ तापक्रम है जिसके ऊपर वस्तु सिर्फ गैसीय अवस्था में रहती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, जो न्यूमेरिकल रहेगा वही ना। लोहे में जंग लगने से बचने के लिए क्या करते हैं, लोहे पर जस्तीकरण की प्रक्रिया करते हैं, मतलब लोहे पर जस्ते का परत चढ़ा देते हैं। गैसीय नियम को पालन करने वाली गैसे आदर्श गैसे कहलाती है, आइडियल गैस। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर। आंसर देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रासायनिक क्रियाशीलता, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। कौन सा ऑप्शन, चलिए 60 नंबर। अमोनिया के प्रयोग में लाए जाने वाला लोहा में से मोलिब्डेनम, कल भी आया था, लिख दे यही ना था रे, Fe+MO का चूर्ण था, इधर लिखते हैं N2+ कितना 3H2, ये रिएक्शन करके Fe+MO का चूर्ण, Fe+MO का चूर्ण यही बनता था 2NH3। इसमें टेम्परेचर कितना 500 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना 200 atm। यही है अमोनिया गैस के निर्माण का हाइबर विधि, इसको हाइबर विधि कहा जाता है, हाइबर प्रोसेस, हाइबर विधि अमोनिया गैस के निर्माण का। बोला कौन सा उत्प्रेरक, तो लोहा मिश्रित क्या मोलिब्डेनम। क्लियर हो गया। चलिए मैथ पे अब आइए, इस क्वेश्चन और है हाँ, हो जाएगा जल्दी। एकदम ये रिएक्शन को भूलना नहीं है, पहले तो आईएससी में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था, पूछता था अमोनिया गैस के निर्माण की हाइबर विधि, एक साल बीच करके एक साल पूछ ही देता था, है ना। इसमें उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में हम लोग लोहा मिश्रित मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं। अरे आगे बहुत बार क्वेश्चन आया भी है, इतना बार ये सब सुनेगा लिखेगा, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा परीक्षा में तो छूटेगा नहीं, टिक आउट करना ही करना है ना। क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का यही फायदा होता है। अरे आगे लिख लिया। चलिए अब सेक्शन 3 आइए, मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन नियम से दिया है, किससे, देखो 256 के पावर कितना दिया है 0.16। बहुत सा बच्चा पावर देख के डर जाएगा, और 256 के पावर दिया 0.09, यही दिया ना जी।
कुछ नहीं है, आप पढ़े होंगे बेस सेम होता है पावर जुड़ता है, तो 256 पे पावर कितना हो जाएगा 0.16 प्लस 0.09, इसको आप कीजिएगा ये 256 पावर हो जाएगा 0.25, समझ आता है ना। 256 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 लिख सकते हैं। 256 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 4 के पावर 4, और उस पे पावर हो जाएगा 1/4, 0.25 को 1/4 लिखेंगे रे, 25 पैसा है, कटेगा होगा 4 के पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4। करेक्ट आंसर इज डी। पहले शुरू पे देखा कहेगा 0.16 कैसे बनाएंगे, बनाओगे अपने बन जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये यहाँ पे log b/a का वैल्यू x दिया है ना, log c/b का वैल्यू y दिया है, और log c/b का वैल्यू कितना दिया है y। तो कहता है कौन सा कथन सही है, तो अगर x y बराबर करेगा तो नहीं होगा, x प्लस y यही तो सही है। अगर x प्लस y करेंगे यहाँ पर हो जाएगा log b बटे a प्लस log c बटे b, ये log m प्लस log n होता है, log mn होता है, mn मतलब b बटे a मल्टीप्लाई c बटे b, तो काट भी सकता है, लेकिन इसी फॉर्म में आंसर दिया है bc बटे ab नहीं दिया है। कौन सा ऑप्शन, ये log हो गया bc बटे कितना ab, ये करेक्ट, यही x प्लस y बराबर इतना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 62 का क्या हो गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, मैथ का क्वेश्चन है तो लिखते जाइए छापते जाइए, नहीं बना है तो। क्लियर है, आगे बढ़े नहीं, जल्दी करो। किस हो गया ऐसे, इससे करना, जैसे बोर्ड को मिटाते थे जनरली ना, गोल वाला जहां चलेगा वही ना होगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कर रहा है, एक स्कूल में कुल 20 शिक्षक है, कितने शिक्षक है, यदि उनमें से 10 गणित, 9 भौतिकी, 7 रसायन पढ़ाते हैं, टोटल देखो 3 गो है, नंबर ऑफ m यूनियन p यूनियन c दिया हुआ, m फॉर मैथमेटिक्स, p फॉर क्या फिजिक्स, c फॉर केमिस्ट्री। 10 गणित पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितना 10, नंबर ऑफ फिजिक्स कितना, बोल भाई फिजिक्स दिया हुआ है 7 9, और नंबर ऑफ केमिस्ट्री कितना रे 7। क्लियर करा, 4 गणित तथा भौतिकी पढ़ाते, 4 गणित तथा भौतिकी, मतलब m इंटरसेक्शन p कितना है 4। आगे करा, पर कोई गणित और रसायन नहीं पढ़ाता है, मतलब नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन c है कितना 0। तो कहता क्या, उन शिक्षकों की संख्या क्या जो भौतिकी और रसायन पढ़ाते, p इंटरसेक्शन c बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, जब 2 को कोई नहीं पढ़ाता है तो तीनों पढ़ाने वाला कोई मिलेगा, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c बराबर भी 0 होगा। जब मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो तीनों पढ़ाने वाला कहाँ आएगा, तीनों में तो वो आ जाएगा ना। अब एक फार्मूला आप याद करो, पढ़े थे एक फार्मूला, इधर लिख लिया ना, इधर लिख लिया ने, हम लोग पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे देखो, तो सेट का फार्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कितना पढ़े थे, हाँ नंबर ऑफ है ना एम यूनियन पी यूनियन सी बराबर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ कितना सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन कितना m, इंटरसेक्शन m, तीनों का इंटरसेक्शन घटता था और प्लस हो जाता था नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c।
अब इस फॉर्मूला पे लगाओ, टोटल शिक्षक यहाँ पर 20 है, ये हो गया कितना 10 + 9 + 7, सबको घटाओ, सबको यहाँ पर हो जाएगा 4 - 0 माइनस एगो निकालना ही है, पी इंटरसेक्शन सी निकालना है, इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन पी, वही हुआ नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, और एगो जोड़ेगा 0, तो सोच लो यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, तो क्या बच जाएगा, ये तो 0 0 गया है, वो तो छोड़ो ना, कितना हो जाएगा, इधर गया ये 4 3, ये 22 और -20 आ जाएगा कितना 2। करेक्ट आंसर इज डी। 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। सब डाटा दिया हुआ था, बस फॉर्मूला में रखना था, बस ये डाटा नहीं था, ये समझना था। जब 2 गो इंटरसेक्शन 0 है, जब 2 गो इंटरसेक्शन 0 है, तो 3 गो में इंटरसेक्शन क्या हुआ 0। जब 2 गो में कॉमन नहीं है तो 3 गो में कॉमन मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, जल्दी करो। अरे आगे चलिए, सोल्यूशन तो आप अपने कॉन्सेप्ट समझिए। यदि दिन में किसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, उसी समय 4 मीटर ऊंचे पोल की छाया 3 मीटर लंबी है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखो इसको कोरिलेट किया और कुछ नहीं। मान लो ये मीनार है, ये क्या है बाबू, मीनार। मीनार, इसकी ऊंचाई मान लो h, इसकी परिछाया क्या हो गया, ये परछाया हो गया, ये छाया हो गया। छाया की लंबाई शायद दिया है, मीनार की छाया की लंबाई कितना 45 मीटर। उसी समय 4 मीटर ऊंचे पॉल, ये देखो 4 मीटर ऊंचे पॉल छाया कितना दिया 3 मीटर, ये पोल है, ये पोल है जिसकी ऊंचाई 4 है, इसका छाया कितना है, इसका छाया है 3 मीटर। तो जितना उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही ना उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, बनेगा। बताओ इससे tan थीटा बराबर क्या होगा, इससे tan थीटा बराबर 4/3, इससे tan थीटा बराबर क्या होगा h/45 होगा, मतलब ये tan थीटा ये 4/3 बराबर कितना h/45, मतलब h का वैल्यू कितना हो गया 45 × 4/3 कितना हो जाएगा 60 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना 60, दोनों में एंगल सेम बनेगा ना, सेम टाइम उन्नयन कोण। तो डायरेक्ट उन्नयन को ना देकर, डायरेक्ट उन्नयन को ना देके उसको कोरिलेट कर दिया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों 100% बढ़ाया जाए तो शंकु का आयतन, अरे भाई देख शंकु का आयतन होता है 1/3 कितना πr²h। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 100% बढ़ाया है, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों 100% क्या किया है, 100% बढ़ाने का मीनिंग समझता है, दुगना करना। ये बात समझा नहीं, कोई वस्तु की कीमत 100 रुपया था, 100% बढ़ा के 200 रुपया हो गया, तो कीमत कितना हुआ दुगना। अब बताओ यहाँ पर आर को, ये आर को दुगना किया 2r, और एच को भी दुगना किया 2h। आर को दुगना किया थी तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 4r² और मल्टीप्लाई 2h। कितना फैक्टर आ गया, 4 दूनी 8 न रे, 4 दूनी कितना 8, 4 दूनी कितना आ गया, 4 दूनी 8 आ गया ना, ये हो गया कितना, ये हो गया कितना 8, कैसे हो तो टच करिए देते, बैठाएंगे ना तब हो जाएगा कितना 8। कहा लिखा है, पेन में कभी कभी काम नहीं करता यार, अब ठीक लिखाने लगा, कलर अच्छा चेंज कर, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा कितना r²h, कई गुना हो गया 8 गुना, कई गुना 8 गुना, डी नंबर ऑप्शन ना, कितना गुना
रेडियस को दुगना करने पर वॉल्यूम हुआ 4 गुना, और हाइट दुगना करने पर वॉल्यूम दुगना, तो 4 गुना गुने 2 गुना, कै गुना 8। सिंपल सी बात था यार सब, कभी कभी गड़बड़ा जाता है कर दिमाग। राम अपनी घड़ी 75 रुपया में बेचता हो, क्रयमूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ, क्रयमूल्य क्या होगा? हम मान लेते हैं, लेट मान लो का कॉस्ट प्राइस x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया। कितना रुपया है? x रुपया। तब प्रतिशत लाभ भी कितना कमाया है? x%। तब विक्रय मूल्य बराबर जानता है ना, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो सही से नहीं टच होता है, कारण है। चलिए, ये क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय थी। अब कैसे सही से? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या करें, ही नहीं काम करता, कभी कभी भी नहीं करता। ये हो जाएगा x, मोटा लिखा रहा, इंटू 1 प्लस x बटे कितना 100। अब विक्रय मूल्य देखो देल है, विक्रय मूल्य कितना देल है, काम करे लगता है 75 रुपया, तो हो गया कितना? कैल्शियम ले लेगा, कैल्शियम ले लेगा, कितना हो जाएगा 100 प्लस x अब बटे कितना 100। तो कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 60 आ जाता है। 60 और 30 2 आता है लगता है, कर लेगा कैलकुलेशन, कर दे। कर दे जी, कैलकुलेशन कर दे कि कर लोगे? x का वैल्यू निकाल लो, वही सीपी होगा 75 शायद आता, 75 नहीं 50 आता है। कितना आता है? 50। ऐसे भी 50 का 50%, 25 होगा ना, 75 रुपया में बेचा। करेक्ट ऑप्शन 50 आएगा। x का आप सॉल्यूशन कर लीजिए, x बराबर 50 आता है। चलिए आगे बढ़े। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है भाई, रेलगाड़ी की चाल। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, बेटा आगे जी, कैलकुलेशन कर लेना, फैक्टर कर लेना, आ जाएगा। ऐसे भी सोचो क्रय मूल्य 50 रुपया होगा, 50% लाभ होगा, 50 का 50% कितना हुआ? 25 रुपया। विक्रय मूल्य 75 आ गया ना, ऑप्शन से भी देख सकते। चलिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई दे ले, इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड, पुल को इतना 24 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की चाल याद है, पढ़ाए थे। यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा बोलो? कुल दूरी हो जाएगा कितना? 112 प्लस 224, ये क्या हो जाएगा मीटर में, अब बटे कितना सेकंड, ये 24 सेकंड है, इसको कीजिएगा 300 कितना 36, अब बटे कितना 24, हो जाएगा मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन होगा ना, 14 था है? 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लेकिन इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटे कितना 5, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 50 पॉइंट लगभग 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर इज कितना? ए नंबर 68 का कितना ए। 68 नंबर देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए वही दे दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल a1 बटे a2 क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर बटे कितना पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया r1 बटे r2 का कितना होल स्क्वायर। त्रिज्या का अनुपात दे ले, कितना दे ले भाई 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कितना देगा 4/9, मतलब 4 अनुपात कितना 9। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। चलिए 69 देखिए, यदि किसी घन के किनारा को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन, याद करो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम, भुजा क्यू होता है। 100% बढ़ाने का मतलब दुगना, 100 ई, अब ई हो गया, ए हो गया कितना गुना 2a, तो 2a हो जाएगा, तो आयतन कितना हो जाएगा अब वॉल्यूम v डैश जो होगा कितना हो जाएगा 2a का क्यू, मतलब कितना 8a क्यू। तो कह रहा आयतन में प्रतिशत वृद्धि,
गुना पूछता तो 8 गुना, लेकिन प्रतिशत वृद्धि 700% होगा। कैसे? प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि आयतन में, वृद्धि कितना हुआ है? 8AQ माइनस AQ, यही वृद्धि था। अगुने 100 अब बटे प्रारंभिक कितना AQ, कैलकुलेशन कर लो 700% आएगा। ऐसे भी बताए थे, दुगुना मतलब 100% वृद्धि, तिगुना मतलब 200% वृद्धि, चौगुना मतलब 300%, 8 गुना मतलब 700%। क्लियर है? समझा जी? अरे आगे अगला देखिए, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें y का मान क्या होगा? देखिए थोड़ा सा फिगर को बढ़िया से बनाइए। ये सर्किल है, आपको ऐसे दिया गया है, ऐसे है ना जी। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये क्या C, और ये हो गया D। क्या आपको लग रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज है? इसको चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं क्योंकि इसका प्रत्येक वर्टेक्स क्या है? सर्किल के सरकमफ्रेंस पर। तो y का वैल्यू पूछ रहा है, ये y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 में से घट जाएगा कितना? 56, कितना हो जाएगा? 60, 124। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 71 देखिए, 10%, 20% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा। फिर आ गया फॉर्मूला, देखो समतुल्य बट्टा बराबर बताए थे 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 10/100, और कितना है? 20। 1 माइनस 20 बटे कितना? 100। यही समतुल्य बट्टा होता है, 10%, 20%। 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई 90 बटे कितना? 100, और मल्टीप्लाई 80 बटे कितना? 100। एक जीरो गया, जीरो जीरो गया, 9 72 मतलब कै? 28%। कै परसेंट? 28%। 71 का ये। चलिए 72 नंबर ऑप्शन से बना लीजिए, ज्यादा आसान है। ऑप्शन ए कह रहा है 32 है, ऑप्शन बी कह रहा है 24 है, ऑप्शन सी कह रहा है 14 है, ऑप्शन डी कह रहा है 22 है। क्या रहा? सुनो, दो अंकों की एक संख्या जो अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, अपने अंकों के योग की, दोनों का अंक जोड़ो, बिंदु 5, 5 का 4 गुनी है, अंकों के योग की, ये 3 प्लस 2 करेंगे, ये आ गया 5, ये 5 का 4 गुनी है, ये जोड़ो 2 प्लस 4 कितना होता है? 6, ये 6 का 4 गुनी है। चलिए कोई बात नहीं, 4 गुनी है। इसको जोड़ो 1 प्लस 4 कितना होता है? 5, ये 4 गुनी है? नहीं है। और ये 2 प्लस 2 कितना होता है रे? 4, ये 4 गुनी है? तो सब ऑप्शन ई भी कट गया, ई भी कट गया, कौन बचा? डी। अब बाकी एक के स्टेटमेंट में ही हो गया, बाकी कहता 18 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, वो चेक कर लो। अगर 24 में से 18 जोड़ो तो 42 हो रहा है ना, मतलब सही है। आसान तरीका है ना, बस खाली स्टेटमेंट को सही करवा दीजिए। मेथड को वो जमाना गया 10th क्लास वाला, माना की संख्या के दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, संख्या बराबर 10x प्लस y, संख्या के अंकों को परतने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो समीकरण, सब वहीं तक अच्छा लग रहा था। समझ गया? 73 आइए, पहले भी क्वेश्चन आया था, यदि कक्षा में 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुआ है, कितना परसेंट फेल हुआ जी? 60%। तो उत्तीर्ण कितना होगा? प्रतिशत उत्तीर्ण अगर बोलेगा कितना? 100 माइनस 60 मतलब कितना? 40%। तो कह रहा क्या 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो 40% कितना बराबर? 60 के बराबर। 100% कितना के बराबर? सोच लो,
ये 60/40 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50। 250 विद्यार्थी 150 क्या हो गया? 73 का कितना आ गया? 74। देखिए समझा या नहीं समझा? अरे उत्तीर्ण विद्यार्थी का 40%, 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण, तो कुल विद्यार्थी कितना? क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक तो है। 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण कक्षा, 40% वो है किसके बराबर? 60 के बराबर। 100% जितना बराबर कक्षा विद्यार्थी की संख्या। अद्वितीय हल ये पहले भी आ चुका है, आया ना? ये kx प्लस कितना है? 3y बराबर 8, और दूसरा है कितना? 4x प्लस y बराबर कितना है? 1। अद्वितीय हल होने के लिए बताए थे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन, अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। अब a1/a2 कितना हो गया? k/4 नॉट इक्वल टू 3/1, मतलब हो जाएगा कितना? k नॉट इक्वल टू 12। कौन सा ऑप्शन? 74 का। 75 कल भी आया था, सॉल्व करें। कितना आता है? 3 नंबर ना? प्रीवियस क्लास में ही क्वेश्चन आया है, प्रीवियस सेट देख लीजिए, तो कहिएगा तो हम सॉल्व कर देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हो गया है ना? कल लगता है पहला ही क्वेश्चन था, है ना? मैथ का कल पहला क्वेश्चन था 2005 वाला। 4 वही हुआ, मतलब पहले वाला। सारणी बहुलक वर्ग याद कीजिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, किसका? रे 5 से 10, 5 से 10 ना हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे सिंस वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना? कौन वर्ग अंतराल? 5 से 10 की बारंबारता, की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। वही क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो गया 5 से कितना? 10। कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, समीकरण आया था ना? कल नहीं किए थे, लो आज कर देते हैं। 5√2 माइनस कितना है? 3√2, कंजुगेट करो। 5√2 प्लस 3√2 और 5√2 प्लस कितना? 3√2, कंजुगेट करेगा। ऊपर तो 4 है, 5√2 प्लस 3√2 आया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 5√2 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 25 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 18, 50 में से 18 गया, 32, ये 8, नीचे 8 हो जाएगा जी, सही तो है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हो जाएगा 5√2 प्लस 3√2 बटे 8, 4 बार में कट जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर कर दे, जल्दी बोलो। क्लियर है तो क्लियर कर देंगे। चलो भाई क्लियर है। 78, बेलन के आधार के परिधि दिया हुआ है, आधार मतलब 2πr बराबर कितना दे ले रहे? 144, मतलब हो गया कितना? 2, ये पाई मतलब 22/7, आर बराबर 144। ये आर बराबर कितना हो जाएगा? 144 मल्टीप्लाई 7 बटे 2 मल्टीप्लाई 22, तो ये कितना बार में कट जाता है? 3 बार में। कितना आ जाता है? 21 सेंटीमीटर। तो कहता है ऊंचाई दे ले कितना? ऊंचाई है कितना? 40 सेंटीमीटर। कुछ कह रहा है आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई एच का मान 40। कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना आता है। कोई कैलकुलेशन किया है? ना कटेगा, काट दिए हम, तब तो महान आदमी हम हैं, काट दिए इसको।
तो हो सकता नहीं कटे। चलो देखो, नहीं कटेगा मतलब, अच्छा चलो ये 72 बार में होगा ना, और नहीं कटेगा 36, ये 11 हो जाएगा, ये 36, तो आर का मान कितना जाएगा 36 गुने 7 बटे 11। अब जो आ जाए तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा और क्या। 42 के 2 बाकी बचल 4, 27 252 बटे 11, यहाँ पर आर हो जाएगा 252 बटे 11 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 40 कर लेना। कितना था, पहला था क्या, जो है कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। 65,978.18 सेंटीमीटर। हमको भी लगा कि कट जाएगा तो इतना खतरनाक आंसर नहीं आएगा। पॉइंट देख रहा है कितना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पहले भी आया था 10, 12, 15 और 18 का क्या ले लेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा कितना 2, ये 5, ये 6, ये 15, ये 9, ये कितना हो जाएगा 3, 3 बार में लगाएगा ना, ये 5 3 दूना 6 5 तिया 15 3 तिया 9, एक 5 बार में लगाएंगे 1 2 1 और 3 का एलसीएम निकालोगे जाएगा 2 × 3 × 5 × 2 × 3 6 5 30 छक्का 180। लेकिन 180 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो अभिष्ट संख्या कौन हो जाएगा, इसी का मल्टीपल होगा। कितना से इसमें गुना करेगा, सोच लो 180 में 5 से गुना करेगा 900, 900 परफेक्ट स्क्वायर है क्या कर 30 का, 900 होगा आपका करेक्ट आंसर। कौन 80 नंबर देखिए। लाभ नहानी फिर आ गया जी 2000 रुपया, 1200 800 होगा का। कुल क्रयमूल डेल है, टोटल सीपी डेल है कितना 2000, एक का मान लेते कितना x, तो दूसर का कितना 2000 माइनस x। एक को बेचा है 20% के लाभ पर, x इंटू 1 + 20/100 पहला का विक्रय मूल्य प्लस दूसरा का विक्रय मूल्य हो जाएगा 2000 माइनस x। दूसरा को बेचा है कितना बाबू 10% हानि पर 1 - 10/100, अब बराबर हो जाएगा कितना 2000। तो कितना लाभ होगा ना हानि होगा, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कर दे कर दे तो कैलकुलेशन अगर कर लीजिएगा क्या आ जाएगा, होगा कैलकुलेशन, बोलो क्या आएगा। तो कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 120/100 मतलब 6x/5 नहीं जी, 6x/5 प्लस उसको करोगे 9/10 तो 1800 माइनस, हाँ 9x/10 बराबर कितना, हाँ बराबर कितना आ गया 9x/10 बराबर कितना 2000। आप सोच लीजिए इसको, इसको उधर ले जाइएगा कितना जाएगा 200, एलसीएम ई दोनों में लीजिए कितना जाएगा 10, ये 12x माइनस 9x अब बराबर 200, ये हो जाएगा 3x, x बराबर कितना 200 × 10/3 मतलब आ जाएगा 2000/3। एगो का क्रय मूल्य 2000/3, पहला का कितना आ जाएगा, पहला का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2000/3, तो दूसरा का 2000 में घटा दो, दूसरा का सीपी 2000 माइनस 2000/3 कितना हो जाएगा 4000/3। यही ऑप्शन होगा, देख लो कौन सा ऑप्शन, ए नंबर 80 का कौन सा, ए नंबर। दस मिनट है, थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ है ना, कोडे ने साथ दे रहा थे कितना मजा आता करवाने में। कोड साथ रहता लाइव बढ़िया चलता। बच्चा देखिए पैसा देता है ना तो लगता है यहाँ पर पैसा दिया है
ऑनलाइन भी लिया है एडमिशन, अगर उसको क्लास नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ बात है। बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। बच्चे हमारे देश की निर्माता है ना रे। सही बात है, गलत बात क्या करें, कुछ कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अरे बोलो क्लियर। अगला देखो, हो गया था ना। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कितना दे रहा है 4/5। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू, पहले कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर का रूट, कितना हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। इसलिए साइन 2 थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा 4/5 और कॉस थीटा 3/5 कर दिया। 24 बटे कितना हो जाएगा 25, 5 है 5। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, राशि का ए। 83 नंबर देखिए, दूसरी संख्या ही बताया हुआ है नहीं, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा लसा गुने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बटे पहली संख्या, यही पढ़ाए है ना। बताइए लसा गुने मसा कितना हो जाएगा 8 गुने 400 बटे पहली संख्या कितना है 40, 10 बार में कट गया कितना 80। राशि देखिए कितने अंश का संपूरक, थीटा बराबर पढ़ाए थे n इंटू 180 डिग्री माइनस, यही फॉर्मूला ना इसका 180 डिग्री माइनस थीटा, 3 गुना कह रहा था n का वैल्यू 3, ये 180 डिग्री माइनस थीटा, 4 गुना का था n का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा थीटा 18 तिया 54 होता है 540 माइनस 3 थीटा, मतलब 4 थीटा बराबर कितना 540, थीटा बराबर 135 डिग्री होता भी है। 135 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा 45, उसका 3 गुना है कि नहीं 40 का 3 गुना। 84 देखिए, दो भिन्न वृत्त एक दूसरे को कितने अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर काटेंगे, 2 बिंदु काटिए दिखा दे, 2 भिन्न वृत्त कितना काट रहा है 2 बिंदु, क्या 85 देखिए। साइन ए बराबर कॉस बी है, पहले भी क्वेश्चन आया था, साइन ए बराबर कॉस बी है। बताओ यहाँ पर साइन ए बराबर कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर कितना 90 माइनस बी, हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, मतलब दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, अनुपूरक या कोटि पूरक। जिस दो कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर 90 डिग्री बराबर, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं अनुपूरक, कोटि पूरक या पूरक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। और जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री उसको हम लोग क्या बोलते हैं संपूरक कोण। चलिए 5 क्वेश्चन और हो गया। क्वेश्चन बना रहे हो ना तुम लोग, डेली बनाओ क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बनाओगे अभी उतना फायदा करेगा। 10 दिन और बउआ अच्छा से पढ़ लो, मैराथन कला लास्ट में करवे वो मैराथन, हो गया। मैराथन चले वो एकदम यूट्यूब पर फ्री, ताकि बच्चा एग्जाम देने भी जा रहा तो अगला देखते जाएगा। कल रहतो एग्जाम चले वो एकदम आज रात के रात हो गया है। अगला देखो 86 नंबर, एक वृत्त के अंतर लिखित समांतर चतुर्भुज कैसा होगा आयत होगा। देखो एक वृत्त के अंदर अगर कोई समांतर चतुर्भुज को बनाए, ये समांतर चतुर्भुज कैसे बना, ऐसे भी बना सकता है, तो आयत ही बनेगा, ऐसे कोई बन ही नहीं सकता। नहीं समझा क्या बनेगा आयत। चलिए 87 देखिए, इसका मान पूछ रहा है, ये तो बहुत आसान है, cos 59 डिग्री है।
अब बटे कितना साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाई tan कितना है 80 डिग्री अब बटे कॉट कितना 10 डिग्री। cos 59 का मान cos 59 को 90 माइनस 31 लिखे अब बटे साइन 31 मल्टीप्लाई tan 80 को tan 90 माइनस 10 लिखे अब बटे कितना कॉट 10। अब सोचो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 31 डिग्री बटे कितना साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाई यहाँ पर कॉट 10 डिग्री अब बटे कॉट 10 डिग्री ये सब कट गया कितना कौन हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए एक वृत्त के अंतर एक समषष्टभुज बनाया गया प्रत्येक भुजा केंद्र पर तो समषष्टभुज है तो थीटा बराबर 360 बटे n होता है तो 360 बटे 6 कई डिग्री 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन 89 नंबर क्वेश्चन देखिए ले फैक्टराइज करे कहता है 27x क्यू है और प्लस कितना है 8z क्यू है और प्लस यहाँ पर है 54x स्क्वायर जेड और प्लस 36xz स्क्वायर उसने करना फार्मूला में सेट करो इसको 3x का होल क्यों लिख सकते हैं इसको 2z का होल क्यों लिख सकते हैं इसको देखो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर इंटू 2z और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू 2z का होल स्क्वायर। देख लो बढ़िया से ई करे पर आ रहा है इस पर ये देखो इसको करेगा 9 दूनी 18 तिया कितना 54 आ रहा ना सब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू। इसी को 3 को फैक्टर में देख लो जो हो गया इसी को लिख दिया 3x प्लस 2z 3x प्लस कितना 2z और हो गया 3x प्लस करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा डी नंबर 82 का डी। एक्यू प्लस बीक्यू के खाली फार्मूला पे था एक और है 90 एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या इतना है उसके साथ बाहर से 60 पे सड़क का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा कैसे निकलेगा बोलो सड़क का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वर्ग का माइनस छोट का पाई कॉमन ले लो आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा पाई 22/7 पाई 22/7 पाई हो गया कितना 22 कितना 7 आर प्लस आर आंतरिक त्रिज्या 56 हो गया अब बाहरी त्रिज्या 56 में से 7 जोड़ दीजिए कितना होगा 61 61 आप प्लस 56 होगा और दोनों को घटाइएगा तो 7 ना आएगा ये 7 एक से कट जाएगा आप गुना कर लीजिए क्या हो जाएगा 56 61 गुने 22 कर लीजिए 56 प्लस 61 कितना होगा 6 5 11 117 गुने 22 तो 17 आएगा ना 5 11 117 गुने 22 आता है ना 234 और 234 ये 4 ये 7 बिंदु 5 25 74 है आंसर। अरे गड़बड़ हो गया 56 और 7 63 होते देखो कहीं ना कहीं गलती करता तभी गड़बड़ कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ नहीं होगा कॉन्सेप्ट कभी गड़बड़ नहीं है कितना हो जाएगा 63 तब तो कितना हो जाएगा बोलो ये कितना हो जाएगा 63 और 56 119 मल्टीप्लाई 22 238 और 238 ये 8 और 3 11 2600 कितना 18 दिया है 3 नंबर ऑप्शन आ गया ना। चलिए तो आज की सेवा समाप्त कल से लाइव चलेगा आज भर रिकॉर्डिंग था थोड़ा सा ऑनलाइन वाले को डाल दीजिएगा यूट्यूब पर ठीक है ना अभी हो डाल ही दीजिए।